डाटा दिया है पीएलएफएस का, अगर उसको भी हम मान ले तो इन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी जो दर है वो 9.3% है और देश के अंदर वो 4.1% है। मतलब हरियाणा के अंदर इनके डाटा के हिसाब से भी हम डबल हैं। और अगर CMI का अगर हम डाटा देखें तो वो 29.4% है और इंडिया का 7% है। मुख्यमंत्री जी की पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट भी आई थी कि अगर CMI ने ये गलत डाटा देने बंद नहीं करे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर इनको लगता है कि भाई ये गलत भ्रामक अगर जानकारी दे रहे हैं तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके जरिए हरियाणा की जो इमेज है वो भी खराब होती है अगर वो मानते हैं कि ये डाटा ऑथेंटिक नहीं है। अभी पिछले दिनों में पानीपत कोर्ट के लिए 6 पोस्टें निकली थी अध्यक्ष जी, और उसके लिए करीबन 10,000 लोगों ने अप्लाई किया और जो अप्लाई करने वाले लोग थे उन्होंने BA किया हुआ था, MA किया हुआ था, MPhil किया हुआ था, PhD किया हुआ था। जब ये हालात हैं प्रदेश के कि इतने पढ़े लिखे जो हमारे युवा हैं वो क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर चलता है कि प्रदेश की जो हालत है वो बेरोजगारी में बहुत ज्यादा खराब है। और हरियाणा तो आज पूरे देश भर के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 के नाम से जाने लग गया है। तो मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या पिछले 8 सालों में बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, क्योंकि इसमें ना तो हाँ लिया है या ना किया है। और इनके डाटा के हिसाब से भी हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो पिछले 8 सालों में बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया, ये तो केवल हाँ ना में जवाब चाह रहे थे। हमने हाँ ना की बजाय आंकड़ा दिया है और उस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि दिसंबर 2014 में ये जो आंकड़ा था 7.86 लाख आवेदक थे और फरवरी 2023 में ये आंकड़ा घटकर 6.46 हो गया। अब 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। और इसलिए जब आंकड़ा दे दिया तो उसमें बढ़ी है कि घटी है, हाँ ना में जवाब देने का आवश्यकता नहीं, मैंने तो और विस्तृत जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर मानो इस तुलना को अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो 2009 और 10 में यही आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा किसी के अपने आप बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये PLFS का आंकड़ा है। PLFS का आंकड़ा जो है वो बहुत से सोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से दर्ज होता है, वो हम नहीं बनाते हैं। ये 2009 और 10 में ये आंकड़ा था 8.7%। तो जब 2009 और 10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है। तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। और केवल इसी के हिसाब से नहीं मैं बताऊंगा, मैं इसमें बताऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं रिकॉर्ड ही बता रहा हूं मैं, ये 21-22 है। अगर अभी फरवरी 23 का ताजा आंकड़ा छपा है। नहीं, वो आपने हमें जवाब में नहीं दिया ना। चलिए मुख्यमंत्री जी, अब बता रहा हूं मैं, उस जवाब में इस टेबल में नहीं है, लेकिन जवाब के अंदर ये है कि ये मैं जवाब दे रहा हूं कि अब ये आंकड़ा घटकर फरवरी 23 में 6.46 हो गया है। लेटेस्ट जो फरवरी 23 का आंकड़ा छपा है, ये महीने के महीने छपता है। इस तरह केवल वही नहीं, हम अगर उठा करके टेबल देख लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक इंडिया भी हर साल अपने आंकड़े छापता है। जो यहाँ 9.3 लिखा है, ये रिजर्व बैंक 8.1 है। अभी कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं, अलग अलग एजेंसी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें एकदम से सारा कुछ देख लिया जाए, उसमें छाप लिया जाए। जहां तक CMI की बात करते हैं, CMI के डाटा इतने लगातार चेंज करते हैं। मैंने CMI के डाटा में से आपको बताया था कि 2017 के एक महीने में हरियाणा का 2% ये बेरोजगारी आंकड़ा दिया था, जबकि बाकी जगह 2 नहीं है, उन्होंने छाप दिया। आज वो 34% छापते हैं, कभी 24 छापते हैं, एक एक महीने में 10% का अंतर। और उसका कारण क्या है? उनका डाटा सैंपल इतना छोटा होता है, 5,000 का पूरे प्रदेश का डाटा सैंपल होता है। अब 5,000 आदमियों का, जहां हमारी एम्प्लॉयबल जो पॉपुलेशन है 1,86,00,000 है, 1,86,00,000 में अगर 5,000 लोगों से पूछ करके वो डाटा का करेंगे हिसाब किताब, तो परसेंटेज कहीं की कहीं जाएगी। किस मोहल्ले में पूछा, किससे पूछा, किस वर्ग से पूछा, रास्ते में चलते हुए आदमी से पूछा, और फिर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इसका भी एक सेक्शन अगर हम अंडर एम्प्लॉयड का देखें, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसको एम्प्लॉयमेंट अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं मिलता, उसको कम मिलता है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से अगला ज्वाइन भी करता है। अब वो तो कहता मैं अनएम्प्लॉयड हूं, हमारे हिसाब में वो एम्प्लॉयड आ गया, वास्तव में वो अंडर एम्प्लॉयड होता है, जिसकी इच्छा ये है कि मैं और आगे बढ़ूं। जैसे हम देखते हैं कोई भी एक जब एडवर्टाइजमेंट होती है, उस एडवर्टाइजमेंट जैसे बताया कि हाँ
हमने ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, ग्रुप बी की, ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है और उसमें लाखों लोग आते हैं। अब लाखों लोग आते हैं तो जो यानी ग्रुप डी की हमारी नौकरियां दी थी हमने 18,000, उसके अंदर हमको भी पता है कि उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी आए थे, ग्रेजुएट भी आए थे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10वीं थी। अब 10वीं के ऊपर के लोग वो सब के सब आगे किसी भी भर्ती के लिए वो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अब उनको सबको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, उनको सेमी यानी अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हैं। अंडर एम्प्लॉयड वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाते हमने जितने भी प्रयत्न किए हैं उन प्रयत्नों में मैं आपको बता सकता हूं, सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां दी गई। 2005 से 14 10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई और हमने 8 साल में 1,09,93 ये नौकरियां, 8 साल में बता रहा हूं, 8 साल में, लेकिन पिछले 10 साल में 86,000 है। पिछले सीईटी के लिए कितने अप्लाई होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना, सीईटी में 11 लाख, मैं तो कह रहा हूं 11 लाख। आपकी परसेंटेज उसी से गलत साबित होती है। सीईटी में कितने अप्लाई, मैंने उसका जवाब दे दिया पहले कि जो सीईटी में अप्लाई करते हैं उसमें कितने हरियाणा का है, उसका आप देखो ना कितना बनता है। मैंने जवाब उसका दे दिया। अंडर एम्प्लॉयड अपने आप में ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है। कुंडू जी प्लीज, ये मत कहो ना कि आप, कुंडू जी सुन लो, ये गलत है ना। ये बिना इजाजत के आप खड़े होंगे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। देखो अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है, बलराज कुंडू जी, ये बोलना हमारा बनता है। नहीं बिना इजाजत के खड़े होंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड मत करो, मैं कम से कम खबर, हाँ नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी मैं रिकॉर्ड से दे रहा हूं, रिकॉर्ड से दे रहा हूं, रिकॉर्ड सीईटी में कितने, मैं बता रहा हूं, बता दिया मैंने, सुनो, बता दिया मैंने, अरे बता दिया भाई। मैंने, इसको पहले ही बता दिया। बैठ जी। वही जगह है और उसके अलावा टेक्निकल है, हाईली क्वालिफाइड, वो कितने बचते हैं। ऐसा हल्ला डालने से क्या फायदा? हल्ला नहीं डाल रहा ना और बैठ जाइए। मैं, नोट करवाने के लिए, मैं मुख्यमंत्री को बताने के लिए बता, जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। रिकॉर्ड बता, लेकिन हाँ बता दिए, मैं आपको बता दिया आपको। अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पहले से बता दिया है कि जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वो सभी के सभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें अंडर एम्प्लॉयड होता है। और अंडर एम्प्लॉयड वो भी है जो आज कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है। प्राइवेट नौकरी करने वाले की भी इच्छा रहती है मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। प्राइवेट नौकरी वाला भी एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो कहीं कम सैलरी पर है, उसकी वहां सुरक्षितता नहीं है। सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी होती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं उसका आंकड़ा, पत्रा जी ये तो प्रैक्टिकल उसका है, आंकड़ा बता हाँ, रहा ये तो फार्मूला थोड़ी प्रैक्टिकल है। तो उसका आंकड़ा बता रहा हूं, उसका आंकड़ा बता रहा हूं, सुनिए। सेल्फ डिक्लेरेशन से बड़ा सर्टिफिकेट तो नहीं होता कोई। हमने परिवार, नहीं उसका आप जाके उसकी छानबीन कर लीजिए। एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको, हमने हर व्यक्ति से पूछा आप क्या करते हैं, किसान है तो उसने बताया मैं किसान हूं, प्राइवेट नौकरी करा तो प्राइवेट नौकरी बताया। आज जो मैंने बताया कि 1,81,00,000 लोगों में से अगर एम्प्लॉयबल जो संख्या है वो, मानो उसमें हाउसवाइफ भी अगर हम नहीं मानते हैं, स्टूडेंट भी उसमें नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट भी होते हैं जो 1,80,000 से जो इनकम के नीचे में बता रहा हूं, उसके अंदर नहीं, अनएम्प्लॉयड की बता रहा हूं टोटल, उस अनएम्प्लॉयड की टोटल संख्या 10,46,000 है। जो टोटल संख्या 10,40,000 जिन्होंने अपने आप कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अब ये तो हमारे पास एक व्यक्ति का डाटा है, आप उसमें 10 परिवार मुझे दे दीजिए, उस 10 परिवारों का जाकर के सर्वेक्षण कर लाइए, हमें बताइए इसने गलत बताया है। गलत बताया तो भी उसकी जिम्मेदारी है। हम उसके ऊपर साइंड डॉक्यूमेंट, परिवार पहचान पत्र का उससे साइन कराते हैं, साइन करा के अपलोड करते हैं। अगर गलत कोई बताएगा तो उसको निकाल के बताएंगे ये तुम्हारा देख लो। ये इतना भ्रमित जो करती हैं, जो इतना लंबा इनकी दरें जो बता रखी हैं 29 पॉइंट कुछ %, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है जी? अगर ये ठीक बताती, हाँ। पहली बात तो प्राइवेट एजेंसी का कोई औचित्य नहीं है, प्राइवेट एजेंसी के अपने हेतु नहीं होते तो इनके हैं। खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मिस्टर शाह जो उसके डायरेक्ट सीईओ हैं, सीईओ ऑफ द CMIE, वो अमित शाह जो हैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं। अब ये कहीं निकाल के देख लीजिए।
नहीं, ये उसका होगा तो हमारा भी तो अपहरण किया उसने। कोई किसी प्रकार का ऑथेंटिसिटी नहीं है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट सुधार की अगले प्रश्न की बात है कि हमने इसमें स्टेप्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हमने सरकारी जितने भी लिए हैं वो मैंने बताया। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000, ये लोगों ने उसका लाभ उठाया। इसी प्रकार हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके अंदर भी जो सक्षम को छोड़ करके 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है। जहां तक प्राइवेट जॉब्स का विषय है, पिछले 8 साल 2015 के बाद प्राइवेट, आप मत पूछो, मैं तो सारा बताऊंगा आपको, वो रास्ते बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं है, तो सोची नहीं है। अब वो 8 साल में 12,64,000 लोगों को अब अगर जवाब दे तो मुश्किल, ना दे तो मुश्किल। 12,64,000 को जवाब ही दे रहे हैं वो। 32,28,000 लोगों को पिछले 15 साल में काम मिला है। क्या बात करते हैं? चलिए श्री सीताराम यादव जी।